हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल स्टडी करते हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज्यादा होता है, बड़े साइज के होते हैं ये, ठीक है। और जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो ये ऊपर रह जाते हैं, नीचे एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं आ पाते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो है, अब क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, इनके जो मोनोमर्स होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। These are polymers of nucleic acid, यानी न्यूक्लियोटाइड। These are polymer of न्यूक्लियोटाइड, यानी ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड होता क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हम देखते हैं अभी। उससे पहले थोड़ा सा और इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने की थी। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी और ईयर था 1869। एक्चुअली 1868 में इन्होंने काम शुरू किया था, वो 1869 तक गया था। तो कुछ जगह आपको हो सकता है कि 1868 लिखा हुआ मिले, ठीक है। बाकी जो डिस्कवरी ईयर था वो 1869 कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड तो डिस्कवर किया था, पर वो न्यूक्लिक एसिड टर्म इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो एक केमिकल सब्सटेंस था, पस सेल में से डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर इन 1869 फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं जिसको हम पस सेल कहते हैं, उसमें से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी और इन्होंने टर्म दिया था न्यूक्लीन। ही गेव द टर्म न्यूक्लीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड टर्म इन्होंने नहीं दिया था, टर्म न्यूक्लिक एसिड दिया था ऑल्टमैन ने। टर्म न्यूक्लिक एसिड was given by ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये पॉइंट तो जरूर लिख लीजिएगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो बड़े साइज के होते हैं और जिनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से बने होते हैं, या यूं कह लीजिए कि न्यूक्लियोटाइड में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो इसमें बेसिकली 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें एक होता है नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस मतलब होते हैं कि इनमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है। एक्चुअली जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, यहाँ पे 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। प्यूरिन के अंदर फिर डिवीजन होता है, तो इसमें एक एक करके अपन बात करते जाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है प्यूरिन, ठीक है, एक होता है प्यूरिन, और प्यूरिन के अंदर दो बेसिस आते हैं, एक आता है एडेनिन और दूसरा आता है ग्वानिन। एक आता है एडेनिन और दूसरा आता है ग्वानिन। दूसरा जो नाइट्रोजन बेस है ये है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन दूसरा नाइट्रोजन बेस है और इसके अंदर आता है साइटोसिन, दूसरा आता है थायमीन और एक और होता है यूरेसिल। देखिए थोड़ा सा टॉपिक में आगे की बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा तो ये तीनों चीजें कॉमन होंगी, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में कॉमन है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। पर जो ये वाला पार्ट है थायमीन और यूरेसिल, थायमीन जो होता है ये जो नाइट्रोजन बेस है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। थायमीन जो है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि यूरेसिल जो होता है ये आरएनए में होता है। ठीक है, थायमीन जो है ये डीएनए में होता है और यूरेसिल जो है ये आरएनए में होता है। ठीक, तो ये हो गए नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, अब इसमें हम ये बात करते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह की रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, किस तरह की रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें जो रिंग प्रेजेंट होती है उसको अपन हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। इसमें जो रिंग प्रेजेंट होती है उसे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, फिर अगला कंपोनेंट देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या होता है, ये हमने शुरू किया है इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 फ्रॉम पस सेल। पस सेल का जो एक्चुअली न्यूक्लियस था उसमें से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। कई बार ऐसा भी आता है कि डीएनए किसने डिस्कवर किया था, तो डीएनए सबसे पहले एक्चुअली इन्होंने डीएनए वाला पार्ट ही देखा था, तो डीएनए का नाम, डीएनए जो डिस्कवरी वाला पार्ट है वो भी फ्रेडरिक मिशर से ही जुड़ा हुआ है। डीएनए डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेडरिक मिशर ने टर्म दिया था न्यूक्लीन। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, इन्होंने न्यूक्लीन टर्म दिया था। न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था ऑल्टमैन ने। न्यूक्लिक एसिड ऑल्टमैन ने टर्म दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने नहीं दिया था। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट में जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में, यानी बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। इसमें से पहले कंपोनेंट की बात की हमने, नाइट्रोजन बेस, ये पहला कंपोनेंट है। इसमें दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस हमने देखे, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन के अंदर तीन होते हैं। पर इसमें ये जो पार्ट है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये कॉमन है डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए में ये तीनों कॉमन है। पर जो चौथा वाला पार्ट होता है थायमीन और यूरेसिल, थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा। यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा और थायमीन आरएनए में नहीं होगा। आरएनए में यूरेसिल होता है और इसमें थायमीन होता है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब 6 मेंबर्ड हो सकती है, 5 मेंबर्ड हो सकती है, पर उसमें कोई ना कोई दूसरा एटम एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो ऐसी रिंग को अपन हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वो स्ट्रक्चर आप लर्न कर सकते हैं, हो सकता है कि पूछा जाए। ठीक है, काफी पहले इसका क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चर आप इसके लर्न कर लें, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल का स्ट्रक्चर आप एक बार उसको रिवाइज कर लें, बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो रिसेंट में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उसमें ये पूछा था कि प्यूरिन कौन से होते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्यूरिन का आंसर सीधे सीधा एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, कहीं पे भी इसको घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। प्यूरिन वैसे इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है,
काफी पहले से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, डीएनए के बारे में काफी कुछ अपन पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इजी ही बनते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो सेकंड कंपोनेंट है ये होता है शुगर। तो पहला हमने अभी देखा है, इसमें पहला कंपोनेंट होता है इसका, न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन बेस। दूसरा कंपोनेंट जो होता है ये होता है शुगर। अब शुगर भी एक्चुअली दो टाइप की होती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप की है, तो शुगर भी दो टाइप की देखते हैं हम। अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है आरएनए की बात करें तो ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है डीएनए का और दूसरा ये वाला पार्ट आरएनए का। अच्छा, ये जो शुगर होती है ये 5 कार्बन शुगर है। ठीक, ये 5 कार्बन शुगर है। चलिए, अब ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक टर्म और आता है, इसमें एक टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें क्या फर्क है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस भी वही होंगे दोनों, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है इसमें दोनों होंगे एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन भी वही होंगे साइटोसिन, थायमीन और या तो यूरेसिल। बिल्कुल वैसे ही सब कुछ, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि नाइट्रोजन बेस और शुगर ये दोनों न्यूक्लियोसाइड है। जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। यानी दूसरा कंपोनेंट जो है ये है शुगर। शुगर भी वैसे ही है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस, आरएनए के लिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है? इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जाके, तब वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। नाइट्रोजन बेस अभी हमने देखा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। शुगर जो होती है 2 तरह की होती है। अगर डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और सिंपली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के केस में बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली जो शुगर है, शुगर इसमें हम बात करें तो डीऑक्सीराइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज। और इसमें अगर बात करें तो राइबोज।
मैंने यहाँ पे एक्चुअली फुल फॉर्म लिख दिया है, इसको ठीक कर देते हैं। जो शुगर होती है, एक होती है डीऑक्सी राइबोस और दूसरी होती है राइबोस। ये शुगर है, ये 5 कार्बन वाली है, शुगर है, ठीक है। ये इसको आप रफ कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। डीऑक्सी राइबोस और राइबोस ये शुगर के नाम है। डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस और राइबोस आरएनए के लिए। तीसरा जो होता है ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, कि किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या चीज का, किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 3 कंपोनेंट से मिलते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो एग्जिस्ट करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया है ना, अब इसमें फॉस्फेट का जुड़ना बाकी है। यानी जो न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है वो जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड, वहां पे ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये जब इससे जुड़ता है तो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है ईस्टर बॉन्ड। तो नेक्स्ट यहां पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट इज ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसी को फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर बॉन्ड सिंपल न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में बनने वाला बॉन्ड। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, जब 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। यानी 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे ईस्टर बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस और शुगर जिस बॉन्ड से जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गए न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अब हम कुछ बात करते हैं कि नाम कैसे दिए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड कैसे लिखा जाता है या न्यूक्लियोटाइड किस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम पहले बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में जो एडेनिन होता है उसको हम लिखते हैं एडिनोसिन, ग्वानिन जो होता है उसको हम लिखते हैं ग्वानोसिन। ठीक है, साइटोसिन जो होता है उसको हम लिखते हैं साइटिडीन। थाइमीन जो होता है उसको हम लिखते हैं थाइमिडीन। और लास्ट यूरेसिल जो होता है उसको हम लिखते हैं यूरिडीन।
ठीक है, यूरिडिन और यूरेसिडिन भी कई जगह वर्ड मिल सकता है आपको। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड के बारे में। जो दूसरे होते हैं न्यूक्लियोटाइड, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। न्यूक्लियोटाइड को हम लिखते हैं, एडिनिन को लिखते हैं हम एडिनेलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। दूसरा ग्वानिन को लिखते हैं ग्वानिलिक एसिड, फिर तीसरा साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड, और आखिरी ऐसे ही यूरिडिलिक एसिड। मतलब इसको हम एसिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पे सिंपल हम इसको सिंपल एडिनोसिन ग्वानोसिन। अब जैसे एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें स्टार्टिंग जो एडिनिन वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोसाइड वाला पार्ट, ठीक है, उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम कहते हैं। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट्स अपन ने देखे, नाइट्रोजन बेस और शुगर जो होती है, इसके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, इनके बीच में बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते वक्त जो बॉन्ड इनके बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड को लिखने का तरीका ये अपन ने देखा, न्यूक्लियोटाइड को लिखने का तरीका अपन ने देखा, एडेनोसिन ग्वानोसिन, इसके बाद साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरिडिन, और यहाँ पे YLIC और एसिड, ये सब में अपन ने कॉमन लगाया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने देखा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है आरएनए, इसका फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पे डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए स्ट्रैंड्स के बेस पे डिवाइड किया जाता है, आरएनए भी स्ट्रैंड्स के बेस पे डिवाइड किया जाता है, किसी में एक स्ट्रैंड होता है, किसी में 2 स्ट्रैंड होते हैं। इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं स्ट्रैंड के बेस पे इसको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रैंड के बेस पे इसको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, और दूसरा हम देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा स्ट्रक्चर के बेस पे भी इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे इसको हम कहते हैं या तो ये लीनियर होगा और या तो ये सर्कुलर होगा। आपको ध्यान होगा सर्कुलर डीएनए जो होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर पहले देखा हुआ है। लीनियर जो होता है, लीनियर डीएनए ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं, अभी अपन इसमें आगे आते हैं कि लीनियर डीएनए किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जाता है, कौन कौन सी चीजें किस तरह से वहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए स्ट्रैंड के बेस पे या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, स्ट्रक्चर के बेस पे यानी अरेंजमेंट के बेस पे या तो वो लीनियर होगा या तो वो सर्कुलर होगा। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको भी स्ट्रैंड के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं हम। ये भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है, और मेनली जो प्लांट्स होते हैं इनमें देखा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और कुछ केसेस में वायरस में भी होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वैसे तो नहीं पाया जाता है, पर एक्सेप्शनली ये वायरस में देखा जाता है। कुछ वायरस के केस में
डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, पर वायरस के केस में कुछ वायरस के केस में जैसे एडिनो वायरस हो गया शायद, उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए जो है ये बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए। मतलब अलग अलग रिस्पेक्ट में, कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे कहीं पे डीएनए अच्छा होता है, कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे कहीं पे आरएनए अच्छा होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा स्टेबल जो होता है वो डीएनए होता है। इट इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, आरएनए जो होता है वो कम स्टेबल होता है, और आरएनए में जो म्यूटेशन होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है एज कंपेयर टू आरएनए। इस कारण से भी आरएनए अनस्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक, हाँ, अगर हम फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जो दुनिया में सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया वो आरएनए था। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल या पहली न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए थी। आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए जिसके कारण डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए जिसके कारण डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, पर जो डीएनए था वो ज्यादा स्टेबल हो गया आरएनए से। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए से, और पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में देखा गया। डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें, अगर डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है वो वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं ये बहुत काम के हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और या तो वो 12th में आप पढ़ेंगे, पर क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमारे अभी एट प्रेजेंट सिलेबस में है तो इसके बारे में जो जरूरी चीजें हैं वो डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छूट ना जाए, हालांकि और ज्यादा डिटेल में ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल था डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल प्रपोज किया था वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। और ये इन्होंने बताया था 1953 में। 1953 में एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे विल्किंस और दूसरे फ्रैंकलिन। विल्किन और फ्रैंकलिन ने डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, यानी एक्चुअल एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसे। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में कुछ डेटा ऑब्टेन हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में कुछ डेटा ऑब्टेन हुआ। उस डेटा को यूज करके वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल प्रपोज किया। इट इज बेस्ड on the data given by Wilkins and Franklin। विल्किन और फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट में डेटा ऑब्टेन किया था वो उसके बेस पे वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और ये दो नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो था ये था एक्सरे के बेस पे कोई एक्सपेरिमेंट था, इसे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो डेटा ऑब्टेन हुआ था उसको यूज करके इन्होंने डबल स्टैंडर्ड मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, अब हम डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं,
और इसके बेस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल जब हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल की बात कर रहे हैं। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो दो स्ट्रैंड्स हैं, अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनमें पहली बात तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दूसरी बात इनकी पोलैरिटी जो होती है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। पोलैरिटी कैसे, देखिए, और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर क्या होता है, देखिए इसमें एक स्ट्रैंड को हम इसकी पोलैरिटी मार्क करते हैं। पोलैरिटी मतलब एक तरह से डायरेक्शन आप कह सकते हैं, और इसका पोलर नेचर होता है इसलिए इसको पोलैरिटी भी कहते हैं। इसमें एक जो डायरेक्शन है ये हम कहते हैं 5 प्राइम, यानी ये वाला स्ट्रैंड अगर हम देखें तो ये 5 प्राइम, ठीक है, और जहां ये खत्म होता है इसको हम कहते हैं 3 प्राइम। ये वाला हो गया 5 प्राइम और जहां ये खत्म हो रहा है इसको हम कहते हैं 3 प्राइम। अच्छा, इसके जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है, सामने जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं 3 प्राइम, और ये जहां पे खत्म होगा इसको हम कहेंगे 5 प्राइम। तो पोलैरिटी जो होती है यानी डायरेक्शन जो होता है ये 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी जो है यहां पे 5 to 3 प्राइम, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 5 to 3 प्राइम जा रहा है तो यहां से भी 5 to 3 प्राइम हम इसको मानेंगे, ठीक है। ऑपोजिट होता है ये, डायरेक्शन इसका जो होता है ये ऑपोजिट होता है। एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब अभी हमने देखा कि इसका डायरेक्शन जैसे इस तरह से है तो इस वाले का डायरेक्शन इस तरह से होगा, यानी दोनों की जो ये दोनों आपस में जो स्टैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब दोनों स्टैंड जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, दोनों स्टैंड जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मतलब होता है कि जो बेसिस होते हैं, इनमें जो बेसिस होते हैं वो रिस्पेक्टिव बेसिस के साथ यानी एक पर्टिकुलर बेस के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की बात करें तो एडिनाइन जो होगा इट बाइंड्स विथ थायमीन, ठीक है, क्योंकि डीएनए की बात करें तो यूरेसिल तो होगा नहीं। एडेनिन जो होता है वो थायमीन से जुड़ा हुआ रहता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। एडेनिन जो होता है वो थायमीन से जुड़ा होता है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन और थायमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर यही कहलाता है कि एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ा होगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ा होगा। एडेनिन कभी साइटोसिन से बाइंड करता हुआ नहीं देखा जाता, ग्वानिन कभी थायमीन से बाइंड करता हुआ नहीं देखा जाता। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ठीक है, यानी फिक्स मैनर में किसी से बाइंड करना। एडेनिन और थायमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। एडेनिन और थायमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं
और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि मान लो 2 डीएनए दिए हुए हैं, जिसमें से एक डीएनए के पास एडेनिन थाइमिन का परसेंटेज ज्यादा है, ग्वानिन साइटोसिन का परसेंटेज कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू वो डीएनए जिसके पास ग्वानिन साइटोसिन का परसेंटेज ज्यादा है। क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन अगर अमाउंट में ज्यादा होंगे तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, तो वो डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन जो अभी अपन ने बात की थी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर जो होता है एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन और ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन से। ठीक, इन दोनों स्ट्रैंड्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है, जो डायमीटर होता है बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर जो होता है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अब अपन बात करते हैं, देखिए ये यहां से ये टर्न हो रहा है, ठीक है, ये टर्न हो रहा है, फिर यहां गया और यहां पे आया, मतलब ये वाला पार्ट यहां पे आके खत्म हो रहा है, मतलब एक पूरा कंप्लीट टर्न हो रहा है। पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक आया, मतलब यहां तक, फिर यहां से वापस यहां आया, मतलब ये पूरा, यानी एक कंप्लीट टर्न हो गया। एक कंप्लीट टर्न में एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कंप्लीट टर्न में एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब देखिएगा, ये एक कंप्लीट टर्न है और इस एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 10 बेस पेयर मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बेस पेयर्स यहां प्रेजेंट है, जिसमें यहां पे मान लेते हैं कि एडेनिन है तो ये थाइमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन है साइटोसिन से बाइंड करेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर देखा जाता है और यही 5 बेस पेयर्स आगे भी होंगे कुछ इस तरह से। तो टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक कंप्लीट टर्न में, यानी एक हेलिक्स फॉर्म में। ठीक है, इसको हम एक हेलिक्स भी कह सकते हैं। तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं या 1 कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो बेस पेयर्स हैं, ये एक कंप्लीट टर्न जो है इसकी लेंथ जो होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम की, ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम की। चलिए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर इसको रफ करके अपन दूसरा पार्ट यहां लिखते हैं। यहां 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ये हम ह्यूमन डीएनए की बात कर रहे हैं जो वॉटसन और क्रिक ने मॉडल प्रपोज किया था। वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था उसकी बात कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है। पोलैरिटी यानी इसका जो डायरेक्शन वो अपन ने मार्क किया 5 to 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, और इसका ऑपोजिट जो होता है वो, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मतलब होता है एडेनिन जो होता है थाइमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से बाइंड करता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अगर डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन का परसेंटेज ज्यादा है तो वो डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वो डीएनए जिसमें एडेनिन थाइमिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है। दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी डीएनए का जो डायमीटर होता है डीएनए स्ट्रैंड्स का 20 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट टर्न जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अच्छा, एक कंप्लीट टर्न 360 डिग्री का है तो हर बेस पेयर के बीच में कितना एंगल होगा, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 36 डिग्री बिटवीन बेस पेयर, यानी एक एक बेस पेयर के बीच में जो एंगल होगा वो 36 डिग्री का होगा। जो अभी हमने एक हेलिक्स की बात की, जो एक हेलिक्स है इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बेस पेयर की बात करें कि बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यानी ये बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 10 बेस पेयर है एक हेलिक्स में, है ना, एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर है और एक कंप्लीट टर्न की जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो पर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम।
3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। लेंथ थी 34, हमने 10 से डिवाइड किया 3.4। नैनोमीटर में भी पूछा जाता है, नैनोमीटर में आप उसको 10 से और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर -10 और नैनोमीटर में 10 पावर -9। ठीक है, तो इसको आप 10 से और डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर में निकल आएगा। अच्छा, डीएनए में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो उसको स्टेबिलिटी देता है, यानी बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए जो है ये शुगर फॉस्फेट कहलाता है। बैकबोन ऑफ डीएनए ये कहलाता है शुगर फॉस्फेट। ठीक है, शुगर फॉस्फेट क्योंकि मेजर अमाउंट में भी होते हैं और काफी स्ट्रांगली अटैच्ड भी होते हैं, इसीलिए हम इसको बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। ठीक, अच्छा, डीएनए जो है ये कई तरह के होते हैं, डीएनए कई सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ कॉमन नाम मैं लेता हूं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, इस तरह के डीएनए होते हैं। जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और एक जेड डीएनए भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो वॉटसन और क्रिक ने बताया था, जो वॉटसन और क्रिक ने बताया था, वो बताया था बी डीएनए के बारे में। वॉटसन और क्रिक ने जो बताया था वो बी डीएनए के बारे में बताया था। और ये जो डीएनए होते हैं, देखिए डीएनए इससे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, 10-12 प्रकार या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जो कॉमनली ज्यादातर हम नाम सामने आते हैं वो ये, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है बी डीएनए। तो ये 3 तरह के डीएनए, ये जो 3 तरह के डीएनए हैं ये राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड मतलब राइट हैंडेड टर्न है, मतलब राइट साइड से टर्न इसमें पहले होता है। जबकि जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड टर्न है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो बी डीएनए है, वॉटसन और क्रिक ने बताया, इसमें बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट है? 10। 10 बेस पेयर्स होते हैं, जबकि जो जेड डीएनए होता है इसमें 12 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, 11, 10, 9 और इसमें 12। तो ये डीएनए के टाइप्स हैं जो जनरली आपको कहीं कहीं नाम दिख सकते हैं, जिसमें वॉटसन और क्रिक ने जो बताया था वो बी डीएनए था। वॉटसन और क्रिक ने जो बताया था वो बी डीएनए था। तो ये हो गया डीएनए के बारे में। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं अपन। डबल स्टैंडर्ड है, पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, लेंथ जो होती है एक कंप्लीट टर्न की 34 एंगस्ट्रॉम। 10 बेस पेयर्स होते हैं इनके बीच में, तो हर बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इसमें जो बैकबोन ऑफ डीएनए है ये शुगर फॉस्फेट कहलाता है। डीएनए कई प्रकार के हैं, जिसमें से जो मेन वॉटसन और क्रिक ने बताया था ये बी डीएनए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चारगफ रूल। चारगफ रूल न्यूक्लिक एसिड से ही रिलेटेड है, पर मेनली डीएनए से रिलेटेड है। आरएनए जो होता है वो चारगफ रूल्स को फॉलो नहीं करता। चारगफ रूल बताया था इरविन चारगफ ने, साइंटिस्ट का नाम है इरविन चारगफ, और इन्होंने 1950 में ये रूल्स बताए थे। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इससे आता है तो वो आपको बन सके। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी आते हैं वैसे तो। पहला इसमें एक पॉइंट है कि जो मोलर अमाउंट ऑफ प्यूरिन होता है, मोलर अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू मोलर अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा इसको।
मोलर अमाउंट ऑफ प्यूरिन जो होता है वो मोलर अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन के बराबर होता है। यानी अगर हम प्यूरिन देखें एडिनिन प्लस ग्वानिन, तो ये हो जाएगा साइटोसिन प्लस थाइमिन के बराबर। ठीक है, एक और पॉइंट, एडिनिन जो होता है वो ग्वानिन के इक्वल होता है और साइटोसिन जो होता है वो एडिनिन जो होता है एडिनिन जो होता है वो थाइमिन के बराबर होता है। AT और GC अपन ने अभी बात की थी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनका अमाउंट भी इक्वल होता है। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि जो रेशियो होता है A+T अपॉन G+C का, ये कांस्टेंट होता है। A+T और G+C का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू होती है, पर वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। जैसे ह्यूमन के लिए अगर हम बात करें तो 1.52, ई कोलाई की बात करें तो 0.92, ये वैल्यू फिक्स होती है। जैसे सारे ह्यूमंस में ये वैल्यू 1.52 होगी, पर अगर स्पीशीज चेंज होगी तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे ई कोलाई के लिए होती है 0.92। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे, ये चारगफ ने बताए थे, इनको हम कहते हैं चारगफ रूल। चारगफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA। ठीक है, जो चारगफ रूल थे ये DNA के लिए थे। चारगफ रूल जो थे ये DNA के लिए थे। DNA क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है तो ये सारी चीजें उसके हिसाब से बताई गई थी। RNA डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, वायरस के केस में होता है, पर वहां भी वो वैल्यू एग्जैक्टली फॉलो नहीं होती। तो ये DNA के केस में चारगफ रूल की बात की गई। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ध्यान रखिएगा, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के बराबर और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। क्वेश्चन अगर आता है कि एडेनिन का परसेंटेज दिया हुआ है, मान लीजिए एडेनिन का परसेंटेज दिया है 20%, है ना, और ग्वानिन का परसेंटेज दिया है 30%, तो आप रिस्पेक्टिव जो भी चीजें पूछी गई है, जैसे अगर साइटोसिन का पूछा गया है तो साइटोसिन का इससे निकाल सकते हैं, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, और थाइमिन भी निकाल सकते हैं, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा। या फॉर एग्जांपल अगर एडेनिन का परसेंटेज दिया हुआ है तो बाकी दोनों चीजें निकाली जा सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एडेनिन का परसेंटेज 10 है और ग्वानिन का परसेंटेज पता लगाना है, तो क्या करेंगे हम, एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस थाइमिन, ये हो जाएगा 100, जिसमें से एडेनिन और इसके जो बराबर होता है थाइमिन, ये हमको दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस ये x हो गया, फिर ये 10 हो गया प्लस x हो गया, इक्वल टू 100, यानी 2x इक्वल टू 100 माइनस 20, तो 2x इक्वल टू 80, यानी x इक्वल टू 40, यानी ग्वानाइन और साइटोसिन आएगा 40-40 और एडेनिन और थाइमिन दिया हुआ है 10-10। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करते हैं आरएनए। आरएनए में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेन हमारा डीएनए वाला पार्ट था जो कि हमने कंप्लीट किया। आरएनए के बारे में जितना काम का है ये अपन जल्दी से देख लेते हैं। आरएनए 3 टाइप का होता है, एक होता है एमआरएनए, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का जो फंक्शन होता है ये होता है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का। एक्चुअली में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, हालांकि आरएनए तो प्रोटीन सिंथेस करते ही हैं, ठीक है। जो मेन प्रोटीन सिंथेस का फंक्शन होता है वो आरएनए का होता है। मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा समझिएगा, हालांकि ये 12th का पार्ट है, पर अपन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है।
एक्चुअली क्या होता है, ये एक आरएनए है जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जब राइबोसोम बैठता है, ये राइबोसोम है, एमआरएनए के ऊपर जब राइबोसोम बैठता है तो ये प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और फाइनली प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम और एमआरएनए दोनों कांटेक्ट में। यहां पे एक और आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं टीआरएनए। ये टीआरएनए जब राइबोसोम से आके जुड़ता है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी सिर्फ आप सुपरफिशियल ध्यान रखिए कि कुछ एमआरएनए होता है, एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ता है। ये राइबोसोम जो होता है, ये जब टीआरएनए इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, 80% होता है, और इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्योंकि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसका देखा जाता है। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि बिना इसके प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। हालांकि और भी इसके फंक्शंस होते हैं, तो जब अपन आरएनए के बारे में डिटेल नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th क्लास में, उसके बारे में हम प्रॉपर तब डिस्कस करेंगे। और तीसरा होता है टीआरएनए। टीआरएनए 10 to 15% होता है टोटल। एमआरएनए होता है 5 to 10%, ये होता है 80%, और ये होता है 10 to 15%। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लेकर आता है, वो राइबोसोम से आके जुड़ता है, एमआरएनए से जुड़ेगा आके, और फिर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। हेल्प इन पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, और इसका जो मेन रोल है, ये अमीनो एसिड को लेकर आता है। अमीनो एसिड को लेकर आता है जिससे प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अगर आरएनए के बारे में अभी कुछ ऐसे कंफ्यूजन भी हो रही तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये 12th क्लास में प्रॉपरली डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी जो हमारा पार्ट है 11th क्लास का, उसमें हमें मेनली डीएनए के बारे में पढ़ना है, जो कि अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जो है वो 12th में भी काम आने वाला है, तो इसके सारे पॉइंट्स आपको याद होना जरूरी है।